नमस्कार, हिमालयन डिस्कवर के MI टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज इस्तवाल। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले ठाकुर रतन अश्वाल। बहुत समय से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से लगातार वो एक बात की वकालत करते नजर आ रहे थे कि आने वाले समय में गढ़वाल कुमाऊं क्या पूरे उत्तराखंड का लिंगानुपात आपस में बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और आज वो परिस्थितियां बन गई हैं जब आए दिन पता लगता है कि गढ़वाल या कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी युवा हैं उनको लड़कियां शादी के लिए ही मिल रही। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है रतन सिंह अश्वाल जी। नमस्कार, धन्यवाद। इस संबंध में जब भी चर्चा हुई आपके साथ और आपने इसी बात की बात कही कि ये लिंगानुपात कैसे सुधरेगा, आखिर क्या मंशा थी और क्या मंतव्य था इसके पीछे आपका? देखिए, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आप गांव में जाते हैं तो जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं या युवक हैं, उनके जो शादी के लायक जो हैं, तो उनके माँ बाप स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि साहब हमारी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर या साथी ढूंढ दीजिए। तो जब उनसे पूछा जाता था कि किस तरह का सुयोग्य वर कैसे मानते हैं आप, किस तरह का लड़का आपको चाहिए, तो 90% सिचुएशंस ऐसी आती थी कि लड़की के माँ बाप बोलते थे कि लड़का खाने कमाने वाला हो और देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर या दिल्ली, चंडीगढ़ बसे हुए हों। तो 90% केसेस में ये होता था कि लड़की के लिए जो वर चाहिए वो मैदानी क्षेत्र का चाहिए, शहरों में जो बच्चे रह रहे हैं वो चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी वाला हो तो जो सरकारी क्वार्टर मिले या अपना मकान बनाए तो वहीं रहे, साथ में रहे। स्वाभाविक रूप से जब किसी शादी होगी दो युवाओं को तो उनको साथ में ही रहना चाहिए। लेकिन स्थिति परिस्थितियां ऐसी होती हैं कई बार कि ऐसा हो नहीं पाता या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर मसलों में यही होता था कि हमें तराई क्षेत्र में बसे हुए परिवारों से वर चाहिए या अपनी लड़की के लिए वर चाहिए। तो इसी कड़ी में एक किस्सा था कि बहुत साल पहले मैं गांव में गया था जी। तो एक परिवार ने कहा मेरे से कि साहब हमारे लड़के के लिए लड़की रिश्ता मांगने जा रहे हैं, आप भी चल दीजिए। पहले मैं नानुकुर करता रहा तो फाइनली ये हुआ कि मजबूरी में मुझे जाना पड़ा वहाँ। तो जब हम उस गांव में गए तो उनकी जो लड़की की जो माताजी थी उनकी पहली शर्त यही थी कि जी मेरी लड़की तो 12वीं पास कर रखा है, मेरी लड़की ने कभी गोबर नहीं निकाला है, मेरी लड़की ने कभी घास नहीं काटा है, मेरी लड़की ने कभी खेती का काम नहीं किया है। तो मतलब हर चीज़ जो कर सकती हैं जो युवा पीढ़ी वो उसने मना कर दिया कि उसने नहीं किया हुआ है। तो मतलब चुटकुले में मजाक, बस मैंने ये भी पूछ लिया, मैंने खाना तो अपने हाथ से खा लेती होगी या उन्हें खिलाना पड़ता है? तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि भाई ये तो बड़ा ही अजीब सी घटनाएं घट रही हैं कि जो ग्रामीण परिवेश में पले हुए बच्चे हैं उनको ग्रामीण जो हमारा माहौल है, जो हमारा जनजीवन है, ग्रामीण जनजीवन, उसके काम करने के लिए मनाही की जा रही है। पहली शर्त रखी जा रही कि इनडायरेक्टली कि ये काम नहीं करेगी। तो वहाँ से अलार्म बजा मेरा मतलब दिमाग में। फिर एक घटना मेरे साथ घटी रामगढ़ की। मेरे एक मित्र हैं जो है बॉबी, तो उनके साथ में रामगढ़ गया था, कोई 3-4 साल पुरानी बात होगी। तो वो अपने एक मित्र के घर गए थे तो उनका सेब का बगीचा था और उसी के बीच में उनका घर था जी। तो उनकी उनके जो मित्र थे उनकी माताजी ही थी घर में। तो माताजी ने हमारे लिए खाना बनाया तो हमने खाना वाना खाया। तो बात में मैंने उनसे बोला, माताजी ये बगीचा आपका कभी बहुत बढ़िया रहा होगा। और हाँ बेटा, जब आवत जावत थी, आबादी थी तो बहुत बढ़िया था। लेकिन मैंने कहा अब तो आपके बगीचे को रोग लग गया है, इसमें मैंने कहा जो है झूला घास लग गई है जो कि बहुत ख़राब है सेहत के लिए। मैंने कहा इसकी प्रॉपर जो है कटिंग नहीं हो रखी है, इसकी शाखाएं दाएं बाएं जा रही हैं, पेड़ खराब हो रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे से कही कि बोले बेटा खेती किसानी किसी एक व्यक्ति के बस की अकेले नहीं हो सकती, ये सामूहिक है ये। तो एक बगीचे पे कई लोग निर्भर होते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी कई निर्भर होते हैं।
लेकिन जब घर में अगर कोई रहने को तैयार ही नहीं है, घर में कोई काम करने को तैयार ही नहीं है, तो ये बगीचा तो मेरे बस की बात, तो मुझ बुजुर्ग की बस की बात तो नहीं है इसको संभालना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करे? और बेटा आज की डेट में शादी उससे लड़की करना चाहती है, लड़की के माँ बाप उससे करना चाहते हैं कि जिसका हल्द्वानी में प्लॉट है और स्कूटी खरीदी हुई है। क्या बात, ठीक है, बिल्कुल। और नहीं तो गांव के लड़के से तो बोल कोई शादी करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। और उन्होंने एक, हो सकता है मेरी इस बात से लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, वो माता जी के शब्द हैं। और इन मास्टरों ने, फौजियों ने तो बल बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है बल माहौल। अब इससे क्या हो रहा है बोले, गांव में जो बच्चे हैं इनके लेवल, उन्होंने कुमाऊनी में बोला इनका इनका क्या होगा आने वाले टाइम में, भगवान ही जाने इनको कहाँ से लड़कियां मिलेगी, भगवान ही जाने वाले, इनडायरेक्टली ये बोला उन्होंने। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि विघटन की ये बात है, ऐसे में तो पहाड़ खाली हो जाएंगे। देखिए पहाड़ तो खाली हो ही रहे हैं और हो ही रहा है। अब आपको याद होगा कि 2016 में जो हमने माइग्रेशन के ट्रेंड की एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें हमने कहा था कि लगभग 180-85 लोग पर डे माइग्रेट कर रहे हैं। अभी पलायन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी उसी तरह का ट्रेंड बताया है। और अगर इस माइग्रेशन के उस पर जाते हैं आप डिटेल में, तो जो महिलाओं का माइग्रेशन है वो पुरुषों के माइग्रेशन से 200 गुना ज़्यादा है। बताइए। तो 200 गुना ज़्यादा माइग्रेशन है। अगर उसकी डेप्थ में आप जाते हैं तो वैवाहिक पलायन, शादी का पलायन ज़्यादा है। तो इसी तरह से आपको ध्यान होगा कि बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि पहाड़ से बहुएं तो आपको चाहिए लेकिन पहाड़ का दामाद आपको पसंद नहीं। ये विशुद्ध रूप से जो प्रवासी उत्तराखंडी है इनके लिए मैंने कहा था। और अभी दिल्ली में लक्ष्मी राव जी के प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहाँ पे भी बहुत वीर रस के बहुत प्रवासी थे कि वो उनकी बात होती था, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जो है एक साल में पूरा फिर सरसब्ज हो जाएगा। और मैं बचपन में जैसे गाँव में रहता था, हरे गाँव में हरे खेतों के बीच में मैं जाता था अपना जोर लगाते हुए या घेरा चलाते हुए, वो वापस मेरे वो दिन आने वाले हैं। तो फाइनली उसमें जो युवा पीढ़ी थी उन्होंने टोकते हुए कहा कि हम असवाल जी को सुनना चाहते हैं। तो आप अभी अगर इस वाद विवाद को बंद करें, क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक है, इसमें कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग भी शहरों में ही बैठे हुए हैं, इसलिए इस बातें बेकार है। तो जब मेरी बारी आई तो सबसे पहले मैंने उन वीर रस के जो हमारे योद्धा थे प्रवासी बंधु, उन्हीं से स्टार्ट किया। मैंने कहा आप में से एक चीज़ बताइए कि पहाड़ से बहू कितने लोग लाए हैं। तो उसमें से जिनके बच्चे शादीशुदा के लायक होंगे तो उसमें से 90% ने ये बोला कि हम लाए। और मैंने कहा आप ये बताइए आपने पहाड़ में बेटी कितनों ने ब्याही है? एक नहीं था उसमें। तो ये जो माहौल है, जो हम पहाड़ में जो विषम परिस्थितियों में जो लोग बच गए हैं, अब उनकी मजबूरी का लाभ जिस तरह से प्रवासी लोग उठा रहे हैं, ये हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। और यदि ये समस्या का समाधान हमें नहीं निकला तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पहाड़ों में मुझे कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा लोगों को, क्राइम रेट और नशावृत्ति और बढ़े। तो फिर जो रिवर्स माइग्रेशन की बात सरकार भी कर रही है, आप भी हर बार पलायन की बातें रखते हैं, पलायन पे पुनः क्या कहते हैं वापसी की बात करते हैं। ऐसे में भला जो स्वरोजगार के लिए सरकार पहल कर रही है, आप लोग पहल कर रहे हैं कि अपना स्वरोजगार अपनाइए और पहाड़ को सरसब्ज कीजिए, कैसे संभव होगा? उन पहाड़ के बच्चों को कैसे क्या कहते हैं धुला नहीं मिल पाएंगे? देखिए रिवर्स माइग्रेशन का जहाँ तक प्रश्न है, सरकारी स्तर पे या NGOs के स्तर पे या शासन प्रशासन के स्तर पे, बेसिकली जमा खर्च में ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, योजनाएं कागजों में भी बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन धरातल पे वास्तविक रूप से कैसी योजनाएं होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से हमको प्रशिक्षण देना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब एक ऐसी बात मैं आपके सामने रखूंगा कि आपको बड़ा असहज, बड़ा अचरज होगा सुन के कि होम स्टे की बहुत सारे योजनाएं हर जनपदों में संचालित हो रही हैं, और जो सबसे अधिक संचालित हो रही हैं वो शहरों में हो रही हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, रामनगर या हल्द्वानी जो भी है, उसके सापेक्ष बहुत कम परसेंटेज है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हो रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे
कि हम बात करें योजना की जिसमें कि सरकार की सब्सिडी भी है, उसके मूल में यदि आप जाएंगे कि किन किन का चयन हुआ है, तो चयनित जो लाभार्थी हैं उनमें से आपको जो अस्थायी रूप से उस गांव की पेरीफेरी में या उस न्याय पंचायत की पेरीफेरी में या फिर उस तहसील की पेरीफेरी में अभी अस्थायी रूप से निवास कर रहा है, वो परसेंटेज आपको बहुत कम दिखेगा। और ज़्यादा परसेंटेज वो दिखेगा लाभार्थियों का जो देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली या अन्य शहरों में रह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा परसेंटेज उनका भी मिलेगा जो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है। तो देखिए, योजनाओं को आपने लागू करी, लेकिन देने में किन किन मानकों की किस तरह से अवहेलना हो रही है, या लोग पात्र बनने के लिए फर्जी कागज दस्तावेजों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इसकी पारदर्शिता नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, जब तक आप जो है कौशल विकास से युवा को नहीं जोड़ोगे तब तक जो है पहाड़ों में रोजगार के संसाधन विकसित नहीं होने वाले। हम बार बार कह रहे, त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे हमने बात कही थी, त्रिवेंद्र जी उस पर सहमत भी हो गए थे, उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, तो अब उस विषय में बात करनी बेकार है। और वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है, बात कर रही है, लेकिन जिन लोगों को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है या जो विभाग, जो विशेषज्ञ विभाग हैं, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और उनके पास कोई विजन नहीं है उसके लिए, और उनको जो विजनरी लोग हैं, जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करने में वो शर्म महसूस करते हैं या अपना अपमान महसूस करते हैं। तो जब तक आप जो है आप कौशल विकास के माध्यम से नहीं जोड़ोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बढ़ई का काम सिखाइए, वेल्डर का काम सिखाइए, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाइए, नाई का काम सिखाइए, बहुत सारे स्किल हैं। और हमारे पारंपरिक स्किल जो हैं, जैसे कताई बुनाई है या चिनाई है, लकड़ी का काम है, लोहार का काम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इनमें आप प्रशिक्षण शुरू कीजिए, 3 महीने 6 महीने का ब्लॉक स्तर पर आप शुरू कर दीजिए। तो 1 साल में यदि आपने उस ब्लॉक के 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया और 50 बच्चे जो है लाभार्थी बन गए, तो 50 बच्चे ही 200 बच्चे से 400 बच्चे 1 साल में तैयार कर लेंगे। तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कौशल विकास पे फोकस करना होगा। मशरूम उत्पादन हो गया, बहुत हल्ला हुआ, कुक्कुट पालन भी हो गया, मैं खुद हूँ कुक्कुट पालन वाला, मुझे पता मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। नीली क्रांति, मछली पालन के माध्यम से आप बहुत अच्छा क्रांति ला सकते थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, कागजों में काम हो रहा है, धरातल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। तो ये तो चीज़ें ऐसी हो गई, हाइपोथिक है कि हर कोई नहीं कर सकता इनको, ठीक है। मार्केटिंग की भी समस्या है, लागत की समस्या है, लेकिन जो कौशल विकास, जो अपारंपरिक कौशल विकास की बात है, ये तो हर गाँव में जरूरत है, हर दिन जरूरत है काम करने वाले की। तो जब तक आप युवाओं को कौशल विकास की प्रशिक्षण नहीं देंगे और स्वरोजगार की तरफ नहीं आकर्षित करेंगे, तब तक पहाड़ों से माइग्रेशन नहीं रुकेगा और लड़कियां के माँ बाप पहाड़ों में शादी करने से कतराएंगे। और अगर पहाड़ का युवा एकाकी जीवन जीता रहा तो वो जरूर खुरापाती दिमाग उसका होगा और वो नशावृत्ति की ओर जाएगा। हो सकता है कि वो क्राइम की तरफ भी, उसका क्राइम किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का कत्ल कर देगा और कर देगा, क्राइम की परिभाषा बहुत बड़ी है, तो विशेषज्ञ लोग वो समझ जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब इस तरफ काम करना होगा सरकारों को और कार्यदायी संस्थाओं। ये सचमुच आंखें खोलने वाले प्रकरण की बात हुई है। ये हम सब के लिए एक सबक लेने वाली बात भी है, क्योंकि हम इससे पहले हरियाणा देख चुके हैं, अन्य राज्य देख चुके हैं, और अब उत्तराखंड की बारी। अगर ये नौबत आ गई है कि यहाँ पहाड़ में पहाड़ी शिक्षित बेरोजगार या शिक्षित रोजगार वाले बच्चों को लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं, तो यकीनन कहीं ठाकुर रतन अश्वाल की बात आने वाले कल के लिए एक सबक न बन जाए, इसलिए अभी से हमें चेतना होगा। हिमालयन डिस्कवर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार।